Hello everyone, this is Shobhit Gupta and I'm here to teach you all the subject business studies for class 12. The third chapter which I have already started, that is business environment, and the topic which I covered in this video is factors which impact business and industry as well as the new economic policy 1991. हम लोगों ने इन दो वीडियोस में पहले क्या जाना, बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, और अब हम लोग ने ये भी जाना है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का जो फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट लाता है बिजनेस में और इंडस्ट्रीज में. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ मैक्रो लेवल फैक्टर्स विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है इंडिया में हर तरह के वैराइटीज़ ऑफ नंबर्स में मैक्रो लेवल पे काम करता है, फैक्टर्स को इन्वॉल्व करता है जो कि बिजनेस और इंडस्ट्री को इम्पैक्ट देता है. कौन कौन से हैं? फर्स्ट, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. अगर जो भी स्टेज है जहाँ पे डेवलपमेंट होगी इकोनॉमिक की उस पर्टिकुलर कंट्री की वो. सेकेंड, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर that is mixed economic from which allows both public and private participation in production process. economic structure जहाँ पे mixed economic होगी, किसकी किसकी होगी, जो अलाउ दोनों सेक पार्टिसिपेशंस को करेगा, पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट. किसके लिए? प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए. थर्ड, economic policies of the government such as monetary and physical policy. जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी है सरकार की, किसके किसके लिए? मॉनेटरी एज वेल एज अ फिजिकल पॉलिसीज वो. फोर्थ, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड 5 years प्लान. जो भी इकोनॉमिक की प्लानिंग्स हैं और जो भी 5 years प्लान्स हैं वो. फिफ्थ, इकोनॉमिक एग्रीगेट्स लाइक जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एसेट्रा. इकोनॉमिक एग्रीगेट्स मतलब जो भी इकोनॉमिक को बढ़ाते हैं जोड़ करके, जैसे आपको हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशंस, डिमांड्स. तो ये सारी चीज़ें एग्रीगेट डिमांड्स, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? इकोनॉमिक एग्रीगेट्स हो गए. इंफ्रास्ट्रक्चरल, सिक्स्थ, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, fuels, communication, energy sources, etc. So these are the six factors which impact the business and the industry. पहला क्या था? जो भी स्टेज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी उस पर्टिकुलर कंट्री का. दूसरा है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. तीसरा है इकोनॉमिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. फोर्थ है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड 5 years प्लान. फिफ्थ है इकोनॉमिक एग्रीगेट्स जैसे जीडीपी, जीएनपी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट. तो इकॉनमी की बात होगी, इकॉनमी एज अ होल, एज वेल एज दी 6 इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स. तो ये सारे तो फैक्टर्स थे जो इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज में. अब हमको ये जानना है कि इकोनॉमिक हमारी बिफोर 1991 एंड आफ्टर 1991 में क्या क्या था, क्योंकि वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था हमारी इकॉनमी के लिए. Economic policy before and after 1991. Before 1991, in accordance with the objectives of the planning, the government emphasized an inward-looking trade policy where public sectors was given the responsibility of development. 1991 के पहले जो objectives था प्लानिंग के अकॉर्डिंग, वहाँ पे ये था कि जो भी गवर्नमेंट थी उसने किस पे एम्फसाइज किया? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर टोटली रिस्पॉन्सिबल थी किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए. द गवर्नमेंट इम्पोज सेवरल रिस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस एंड कंट्रोल्स ऑन द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. जो गवर्नमेंट थी उसके सामने बहुत ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, रेगुलेशंस थे और कुछ कंट्रोल्स थे. किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए. बट इन 1991 द इकॉनमी फेस्ड अ सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस
इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। लेकिन जब 1991 आया तो इकॉनमी ने बहुत सी चीज़ें, सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस को देखा, फेस किया। पहला, हाई गवर्नमेंट डेफिसिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का लॉस होना। सोरिंग इन्फ्लेशन मीन्स टू मूव और एक्सटेंड अपवर्ड, इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन। थर्ड, सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस हो गया था। दिस लेड टू अ चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसी, यही परिवर्तन ला दिया, यही टर्निंग पॉइंट ले आया था इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए। दस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस, इसीलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का आना हुआ। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या? द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी implemented in 1991 included a numbers of reforms categorized as number 1 liberalization, number 2 privatization, number 3 globalization। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म्स इंक्लूड हुई थी। जो थी कौन कौन सी? पहला लिबरलाइजेशन के बारे में, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन के बारे में, और तीसरा था हमारे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। नोट द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ दीज टर्म्स मेक इट नोन एज द एलपीजी पॉलिसी, इसीलिए इसको एलपीजी पॉलिसी भी कहा गया है। तो हम लोग अब एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एज वेल एज द ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन मीन्स freedom of business and industry from the unnecessary controls and restrictions of the government, particularly licensing and quotas। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? फ्री रहो, फ्री करना है आपको, किसको? बिजनेस को और इंडस्ट्री को। किससे? जो अननेसेसरी कंट्रोल्स या रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा है, किसने लगा रखा है? गवर्नमेंट ने। किस वे से? लाइसेंसिंग और कोटास को जितना आपने इम्पोज कर रखा है, किसको इम्पोज कर रखा है? बिजनेस और इंडस्ट्रीज को। अननेसेसरी कंट्रोल जो करे हो, रिस्ट्रिक्शन दिए हो, उसको हटा दो। The reforms introduced under liberalizations were, पहला, abolishing licensing in most of the industries। आपने जो लाइसेंसिंग रखा है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में, उसको हटा दो। सेकेंड, फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस को डिसाइड करने दो कि वो किस स्केल पे काम करे, स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल या मीडियम स्केल। थर्ड, फ्रीडम इन डिसाइडिंग प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप फ्री रखो जो भी प्राइस डिसाइड करती है अपने प्रोडक्ट की, अपने गुड्स की, अपने सर्विसेज की। फोर्थ, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड अननेसेसरी कंट्रोल्स, आपने क्या किया है? आपने टैक्स रेट पे रिडक्शन रखो, रिड्यूस करो, और जो भी कंट्रोल्स हैं अननेसेसरी उसको भी रिड्यूस करो। फिफ्थ, डी रिजर्वेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सबसे इंपॉर्टेंट, आप जो रिजर्वेशन कोटा लगाते हैं पब्लिक सेक्टर को, उसमें प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन्वॉल्व करिए। सिक्स, सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, नॉर्मल प्रोसीजर्स रखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। सेवेंथ, ऑटोमेटिक परमिशंस वाज ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजीज एग्रीमेंट विथ फॉरेन कंपनीज, आपको परमिशन देना होगा टेक्नोलॉजी के केस में, किससे? जो भी एग्रीमेंट होगी फॉरेन कंपनीज से, उसको आपको देखना होगा। एंड द लास्ट, दैट इज एथ, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपको जो भी रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट किए हो मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो ये था क्या? लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन हुआ क्या? ये फ्री करता है बिजनेस और इंडस्ट्रीज को, जो भी अननेसेसरीज कंट्रोल्स है या रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि किसने लगा रखा है? गवर्नमेंट ने लगा रखा है,
यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग एंड कोटा, उसको हटाने के लिए हम लोगों ने लिबरलाइजेशन का वर्ड यूज किया। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट हम लोग किस पे आएंगे? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ कंट्री। प्राइवेटाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है जो रिड्यूस करता है पब्लिक सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर्स को कम करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। और किसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज? कंट्री की। इट इन्वॉल्व्स इंडक्शन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन पब्लिक सेक्टर थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। इसने क्या क्या इन्वॉल्व किया? एक इनिशियल एक्सपीरियंस इन्वॉल्व किया है जो कि प्राइवेट ओनरशिप के लिए, प्राइवेट मैनेजमेंट के लिए, और जो भी कंट्रोल है पब्लिक सेक्टर का, किसके थ्रू? डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। उन सारी चीज़ों को इसने क्या किया है? इन्वॉल्व किया है। सो डिसइन्वेस्टमेंट है क्या? डिसइन्वेस्टमेंट refers to the process of sale of public sector enterprises to the private sector or dilutions of government ownership beyond 51% in public enterprises। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ जो प्रोसेस है जहां पे आप एक्सक्यूज मी, प्रोसेस हुआ जहां पे आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। किसको सेल कर रहे हो? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। किसमें? प्राइवेट सेक्टर में। या जो गवर्नमेंट की ओनरशिप है वो 51% से ज़्यादा होगी, वहां पे हमने डिसइन्वेस्टमेंट का नाम दे दिया। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप टू द प्राइवेट सेक्टर। क्या हुआ? गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर दी? प्राइवेट सेक्टर को। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू दी प्राइवेट सेक्टर। आपने क्या ट्रांसफर कर दिया? कंट्रोल और मैनेजमेंट दोनों। किसका? पब्लिक सेक्टर का। किसको ट्रांसफर कर दिया? प्राइवेट सेक्टर को। डाइल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी इन पब्लिक इंटरप्राइजेस। आपने क्या किया? मिक्सिंग किया गवर्नमेंट की इक्विटी को। किसके लिए? पब्लिक इंटरप्राइजेस के लिए। द गवर्नमेंट फर्दर डिसाइडेड टू रिफर द लॉस मेकिंग एंड सिक इंटरप्राइजेस टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR। गवर्नमेंट ने फिर डिसाइड किया कि इसको जो लॉस मेकिंग कंपनी है या सिक इंटरप्राइजेस हैं उसको हम BIFR ही बोलेंगे, विच मीन्स बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो हम लोग ने अभी तक दो लोगों के बारे में बात की, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्रीडम ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम द अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली लाइसेंसिंग एंड कोटास। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ? It is a process of reducing the role of public sector in the economic activities of a countries। और इसमें क्या क्या था? इंडक्शन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, इंडक्शन ऑफ प्राइवेट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल टू द पब्लिक सेक्टर, कंट्रोल इन पब्लिक सेक्टर थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। जो थर्ड हम लोग के पास आया है वो आया है ग्लोबलाइजेशन। सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? देखते हैं। Globalization means integrating the economy of a country with the world's economy। आपने ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये समझा कि आपने इंटीग्रेट किया किससे? अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से। इट ट्रीट्स द इंटायर वर्ल्ड एज वन मार्केट। इसने क्या ट्रीट किया है कि पूरे वर्ल्ड में जो मार्केट है वो एक है, इंटायर वर्ल्ड की जो मार्केट है वो एक है। It is a process of increasing economic integration and growing economic interdependence between countries in the world economy। Process है ये एक तरह का जो बढ़ाता है किसको? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, और जो बढ़ाएगा किसको? इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को। किसके किसके बीच? कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। दूसरे कंट्रीज की इकोनॉमी मतलब अगर मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करूँ तो सिंपल सेंस में ये बोला जाए
कि दूसरे कंट्री की कल्चर को हमने ऑप्ट किया और हमारी कंट्री के कल्चर्स को दूसरी कंट्री ने ऑप्ट किया। तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन, मीन इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द होल वर्ल्ड्स इकोनॉमी। द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर ग्लोबलाइजेशंस वर, पहला एबॉल्यूशन ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट्स। आपने क्या किया, लाइसेंसिंग जो इंपोर्ट्स की थी उसको एबॉलिश्ड किया। सेकेंड, रिमूवल ऑफ टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। आपने कौन कौन से टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया, जो टैरिफ्स लगाते थे, टैक्सेस लगाते थे, बहुत ज़्यादा जो आप इम्पोज करते थे उसको कम कर दिया, और जो भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे, जो भी क्वांटिटी वाइज के रिस्ट्रिक्शंस थे उनको भी हटा दिया। थर्ड, द शेयर ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन वाज इंक्रीज्ड। जो भी फॉरेन इक्विटी का पार्टिसिपेशन था, शेयर फॉरेन कंट्री का, उसको आपने बढ़ा दिया। फोर्थ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड दैट इज FIPB was set up to promote foreign investment in India. According to this board, आपने एक बोर्ड सेटअप किया ताकि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। तो इसका कौन सा बोर्ड था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। सो नाउ कम्स टू द एंड्स ऑफ द वीडियो। हम लोगों ने इस वीडियो में फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ा जो बिफोर 1991 एज वेल एज द आफ्टर 1991 में था। 1991 में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, हम लोगों ने मोस्टली सारी चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर को दिया, लेकिन जब 1991 आया तो हम लोगों ने बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम फेस किया, जैसे कि सोरिंग इन्फ्लेशन या हाई गवर्नमेंट डिफिसिट। फिर हम लोगों ने इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया जिसका नाम था LPG, या हम लोग बोल सकते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एज वेल एज द ग्लोबलाइजेशन। तो ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा वो है इम्पैक्ट ऑफ LPG पॉलिसी, चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो LPG का क्या इम्पैक्ट रहा, पॉलिसी का, LPG पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट रहा जब बिजनेस और इंडस्ट्रीज पे बात आई। सो दीज वीडियोज कम्स टू एन एंड। आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, एक केस को 3 केसेस दिया था फर्स्ट चैप्टर के, सिर्फ 2 लोगों ने सबमिट किया। एंड आई एम हैप्पी कि जो बाकी लोग हैं उनके साथ हम जो अब करने जाएंगे वो उनके खुद जिम्मेदार हैं। सो प्लीज़ अभी भी देना चाहो तो आज 5 बजे तक दे दो, अदरवाइज स्ट्रिक्ट एक्शन गोइंग टू बी फॉलोड। ऑलरेडी 2-3 लोगों के साथ हम लोगों ने कर दिया है। सो अभी भी वक्त है, जिन्होंने अभी तक होमवर्क नहीं सबमिट किया, केस स्टडीज़ का एक्टिविटी वाला नहीं सबमिट किया, आज 5 बजे तक दे दो। मेरे को क्लासरूम वाले में ऐप में ही दे दो, मेल कर दो, PDF फाइल में मेल कर दो, लेकिन ज़रूरी है, वरना इट्स अप टू यू। आप सोचो आपके साथ क्या होगा। थैंक यू।